हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में नरक नाशक सीरीज की तीसरी कॉमिक्स नरक दंश का दूसरा भाग। शीत क्षेत्र में नागराज की दुश्वारियां भी बढ़ रही थीं। ठंड नागों की प्राकृतिक शत्रु होती है, नागराज की भी थी। शरीर और दिमाग दोनों पर ठंड से भीषण कमजोरी हावी हो रही है। मैं महसूस कर सकता हूँ मेरे अधिकतर सर्प सैनिक मेरे शरीर का तापमान गिरने से सुप्त अवस्था में चले गए हैं। तुम पर ठंड का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। मैं शीतनाग प्रजाति की इच्छाधारिणी हूँ। ठंड हमें शक्ति प्रदान करती है। अगर जल्दी ही मेरे शरीर का तापमान सामान्य नहीं हुआ तो मेरा शरीर और मस्तिष्क भी सुप्त अवस्था में चला जाएगा। तक्षिका, क्या तुम्हारे तंत्रवार इसे रोक सकते हैं? क्षमा चाहती हूँ राज, पर त्रिसर्पी कभी एक दूसरे पर वार नहीं करती। तुम नागरत्न के योग्य हो यह सिद्ध करने के लिए तुम्हें शीतिका को भी अपने दम पर ही हराना होगा। वाह, तुम्हें तुम तक पहुंचने के लिए किसी भी खतरे को मुझसे गुजरना होगा। ब्लाह ब्लाह। अब क्या हुआ? त्रिसर्पी का मुकाबला करने को छोड़कर कोई भी आदेश दो, तक्षिका की जान भी हाजिर है। मेरे अन्य सर्प सैनिकों की तरह तुम पर ठंड का असर क्यों नहीं हो रहा तक्षिका? मेरे तंत्र ऊर्जा मेरे शरीर का तापक्रम सदैव सामान्य रखती है। क्या इस तंत्र ताप का संचार तुम मेरे रक्त में कर सकती हो? ऐसा करके तुम मेरी सहायता भी करोगी और तुम्हें अपनी साथी के विरुद्ध लड़ना भी नहीं पड़ेगा। अवश्य राज, अभी लो। ओह, तो बचाव से आक्रामक मुद्रा में आ गए तुम। रक्त संचार सामान्य हो रहा है। सूक्ष्म सर्विस सुप्तावस्था से जागृत हो रहे हैं। यानी तक्षिका ने अपना काम कर दिया। पहले से काफी बेहतर महसूस हो रहा है। अब मिस कूल कूल से निपटा जाए। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। जितना मर्जी चाहे हाथ पांव मार लो, फिर भी शीतिका की शीश शक्ति से जीत नहीं पाओगे। अपनी शक्ति की कार्ड तुमने खुद ही मुझे बता दिया मिस आइस क्यूब। मैंने मैंने कब बताया? तुम्हारी कुंडलिनी पर वार करके। आह! फड़ाक! जब तुमने कहा कि शीत तुम्हें शक्ति प्रदान करती है, जाहिर सी बात है कि अगर तुम्हारे जिस्म का तापमान बढ़ जाए तो तुम पर वही असर होगा जो मुझ पर शीत का हो रहा था। और भला तुम ये कैसे करोगे? हमारे शरीर का ताप हमारी कुंडलिनी ही नियंत्रित करती है। शीत यानी ठंड का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। ताप की अनुपस्थिति की अवस्था ही शीत कहलाती है। जैसे योगी अपनी कुंडलिनी शरीर शक्ति से शरीर का तापमान इस हद तक बढ़ा सकते हैं कि शरीर अग्नि की तरह तपने लगे, वैसे ही तुम्हारी कुंडलिनी अपने शरीर का तापमान न्यूनतम स्तर से भी नीचे रखती है। मेरा ये वार तुम्हारी कुंडलिनी को सुला देगा। उफ, ये तूने क्या किया लड़के? मेरी शीत शक्तियां छीण पड़ रही हैं। तुम्हारी कुंडली सुप्त हो चुकी है मिस पिगली आइसक्रीम। अब तुम अपने शरीर का ताप नियंत्रित नहीं कर सकती, लेकिन मेरी कुंडली जागृत है। अब तक नागराज ने कुंडली का प्रयोग ध्यान ऊर्जा केंद्रित करने के लिए ही किया था। यह प्रथम अवसर था जब वह नाग शक्ति के अतिरिक्त अपनी किसी अन्य शक्ति का विस्तार कर रहा था। हालांकि आज तक मैंने अपनी कुंडली का प्रयोग इस कार्य के लिए कभी नहीं किया, पर दुनिया में हर काम की शुरुआत पहली बार से होती है। तक्षिका द्वारा अपने तंत्र ताप से खुद का तापक्रम सामान्य रखने से मुझे यह आइडिया आया। मेरी कुंडली काम कर रही है। शरीर का ताप तेजी से बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं 1000 डिग्री बुखार में हूँ। आह, उफ! इतनी भीषण ऊष्मा! मेरा मस्तिष्क सुप्त हो रहा है। तुम्हारी शीत शक्तियां निष्क्रिय होते ही शीत क्षेत्र की बर्फ पिघल रही है। उफ! इस नरक सी झुलसती आग से आजाद करो मुझे। आजादी की एक ही शर्त है, अपनी हार स्वीकार करो और मुझे आगे बढ़ने दो। यदि तक्षिका ताप तंत्र से मेरे सूक्ष्म सर्पों का तापक्रम सामान्य नहीं रखे हुए होती तो मेरी यह अवस्था उनके लिए प्राण घातक भी हो सकती थी। हार मानने के अलावा शीतिका के पास भी दूसरा कोई उपाय नहीं था। शीतिका ने भी तक्षिका की तरह नागराज के शरीर में निवास करने का निश्चय किया। शीतिका सदैव तुम्हारे लिए कर्तव्यबद्ध रहने और तुम्हारे प्रत्येक आदेश का पालन करने का वचन देती है। तंत्रवन और शीत क्षेत्र को पार कर नागराज पहुंचा कालदीप के तीसरे पड़ाव पर, जो था अग्निखंड। पूरा जंगल, यहाँ तक कि पेड़ पत्ते भी अग्नि की तरह धधक रहे हैं। यह अग्निका का अग्निखंड है। अग्निका का अग्निताप तुझे पल भर में भस्म कर देगा लड़के, वापस लौट जा। तुम तीनों ने अपनी डायलॉग प्रैक्टिस एक साथ की थी क्या? तीनों एक ही जैसे डायलॉग मारती हो। नागरत्न तक पहुंचना बच्चों का खेल नहीं है लड़के। मुझे हैरत है इस बात पर कि तुम तक्षिका और शीतिका को परास्त कर यहाँ तक कैसे आ गए। भक! जब तुम्हें हराकर यहाँ से आगे बढ़ूंगा तब तुम्हारी सारी हैरानी और परेशानी अपने आप दूर हो जाएगी। ठाक! उफ, इसका शरीर तो दहकते अंगारे की तरह तप रहा है।
अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम दोनों में से कोई भी इससे लड़ने में मेरी मदद नहीं करने वाली। सॉरी राज, बट रूल्स आर रूल्स। मैं मीन साउंड नहीं करना चाहता, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि इच्छाधारी नागों का अस्तित्व वास्तव में होगा। और अगर होगा भी तो वे इंग्लिश बोलते होंगे। इच्छाधारी नागों की उम्र हजारों वर्षों की होती है नागराज। नागरत्न की सुरक्षा का दायित्व मिलने से पूर्व हम तीनों ने अपना जीवन मानवों की अलग अलग सभ्यताओं के बीच उनके ही वेश में रहकर गुजारा है। इसलिए संसार की विविध भाषाओं और प्राचीन सभ्यताओं का ज्ञान है हमें। इस नागरत्न की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसने सौंपी तुम्हें? सही समय आने पर तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे राज। फिलहाल अगर नागरत्न तक पहुंचना चाहते हो तो अपना ध्यान अग्निका पर केंद्रित करो। मिस जलीभुनी से पार पाने का कोई आइडिया नहीं सूझ रहा। सूझेगा भी नहीं, क्योंकि अग्निका से पार पाना तेरे वश की बात नहीं है। तेरी जली भुनी लाश ही पार होगी यहाँ से। अरे रिलैक्स मैडम ओवन, तुम्हें अपने दिमाग का टेम्परेचर कूल डाउन करने की जरूरत है। गुस्से में आग बबूला होना अच्छी बात नहीं है। अब तो मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो लड़के। तुम्हें लगता है ये भोली मुस्कान लेकर तुम मुझसे जीत पाओगे? नहीं, बस भयंकर भूमि भमोड़ भूकंप भौचक्का कर पाऊंगा। क्या? पैरों तले धरती खिसकने वाली है मैडम अंगीठी। उफ! मेरे आदेश पर मेरे सर्व सैनिकों ने हमारे ठीक नीचे की धरती पोली करके ये सुरंग बना दी। इस धरती के भीतर ही अपनी कब्र बनवाना चाहते हो? नहीं मैडम माइक्रोवेव, आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ आपकी अंगीठी नहीं जलने वाली। आग को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और इस रेतीली मिट्टी के नीचे तुम्हारा अपनी शक्ति अग्नि शक्ति का प्रयोग कर पाना नामुमकिन है। ओह, मेरी अग्नि शक्ति कार्य नहीं कर रही। जितना हम इस समुद्री द्वीप के तल की ओर गिरते जाएंगे, भूमि का तापमान भी उतना ही गिरता जाएगा। अगर शीतिका बिना शीत के नहीं रह सकती तो निश्चित तौर पर ताप का अभाव तुम्हें अशक्त कर देगा। मेरा दिमाग सुप्त अवस्था में जा रहा है। मैं मदद कर देता हूँ। फटाक! अद्भुत क्षमताओं और शक्तियों की स्वामिनी त्रिसर्पी, जिनके नाम से ही आज अपराध जगत की रूह सूख जाती है, उन्हें इतनी चपलता से पराजित कर दिया था उस 15 वर्षीय किशोर ने। होश में आने पर अग्निका ने भी अपनी पराजय स्वीकार कर ली और नागराज के शरीर में निवास भी। मेरी नाग सेना में स्वागत है अग्निका। शुक्रिया राज। कालदीप के 3 पड़ाव तो पार कर लिए, अब आगे क्या? कालदीप का अंतिम पड़ाव जो तुम्हें पहुंचाएगा नागरत्न तक। तो ये है कालदीप का अंतिम पड़ाव। बिल्कुल, नागरत्न सामने नजर आ रहा है, मंदिर में रखा है, और उस तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता ये सर्प सेतु है। पर ध्यान रखना राज, इस सर्प सेतु के नीचे जो कुंड देख रहे हो वह अम्लीय कुंड है। यदि तुम इसमें गिर गए तो तुम्हारे अवशेष भी नहीं मिलेंगे। गिरूंगा क्यों? अच्छा भला मजबूत पुल नजर आ रहा है। क्योंकि यह सेतु जीवित है नागरत्न। नागरत्न का रक्षक सर्प सपट है। यह संसार का सबसे तेज गति से उड़ने वाला उड़न सर्प। ये मेरी बेवकूफी थी, जो मैंने सोचा कि अंतिम पड़ाव इतनी आसानी से पार हो जाएगा। पर मैं उस मंदिर तक पहुंचने के लिए पुल का मोहताज नहीं हूं। मेरी सरपरस्ती ये काम आसानी से कर सकती है। ओह, मंदिर के गुंबद से लिपटते ही सरपरस्ती जल गई। मैंने कहा था कि मंदिर तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता सिर्फ यह सर्प सेतु है। यदि नाग मंदिर तक पहुंचना है तो सरपट पर सवार होकर ही जाना होगा। दूसरे किसी भी तरीके से तुम उस तक नहीं पहुंच सकते। और सरपट ने आज तक किसी को अपने ऊपर सवारी नहीं करने दी है। यानी मुझे सरपरस्ती का निशाना सरपट को बनाना होगा। सरपट किसी को भी अपने ऊपर नहीं टिकने देता राज। उफ! और फिर इसका साथ देने व तुम्हें रोकने के लिए हम भी तो हैं। उफ, धोखा! नागराज सरपट और त्रिसर्पी रूपी 2 तरफा मुसीबत झेल रहा था, इस बात से अनजान की उसके अलावा कोई और भी कालदीप तक पहुंचा था। यहां मैं अपने साथियों को यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि बुलडॉग के वहां होने की जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसकी जानकारी मुझे काफी बाद में हुई। पर आपकी सहूलियत के लिए इनका वर्णन मैं लगे हाथ कर रहा हूं। शंकर शहंशाह ने जो कुछ भी कहा, अगर उसमें सच्चाई है तो समुद्र के भीतर इस द्वीप के तल में नाग मंदिर होना चाहिए। यहाँ तो नाग मंदिर है, इसका मतलब इस मंदिर में वह वस्तु भी होनी चाहिए जिसे लाने के लिए शंकर शहंशाह ने मुझे यहाँ भेजा है। बुलडॉग के वहां होने का उद्देश्य नागरत्न हासिल करना या नागराज को मारना नहीं, बल्कि कुछ और ही था। एक नाग मंदिर कालदीप के ऊपर तो दूसरा कालदीप के नीचे समुद्र तल में। आखिर क्या रहस्य था इस नाग मंदिर का, और क्यों भेजा था शंकर शहंशाह ने बुलडॉग को वहां? क्या आश्चर्य था वह? सब कुछ बताऊंगा साथियों, पर सही समय आने पर। फिलहाल सिर्फ इतना बता सकता हूं कि उस नाग मंदिर में एक ऐसी चीज मौजूद थी जो नागरत्न की तरह ही इच्छाधारी नागों को अपने अधीन करने की क्षमता रखती थी। पर उस वस्तु तक पहुंचना इतना आसान ना था। कैसा अजीबोगरीब प्राणी है ये! लगता है यह यहाँ इस नाग मंदिर की पहरेदारी कर रहा है।
किसी भी इंसान की रूह फना हो जाती उस दैत्य को देखकर। लेकिन बिग ब्लैक डॉग अब आम इंसान कहाँ रह गया था। यह तो मुझ पर हमला कर रहा है। बेचारा नहीं जानता कि रेबीज का जहर बुलडॉग की रगों में दौड़ रहा है। मेरी जान बचाने और रेबीज के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए स्वामी शंकर शहनशाह ने मुझे जाने कैसी जड़ी बूटियां दी, जिन्होंने मेरे मस्तिष्क से दर्द के एहसास को हमेशा के लिए मिटा दिया और मुझे वह असीमित बल प्रदान किया जिसके आगे इंसान तो क्या, इस शैतान का भी जोर नहीं चलने वाला। जल्द ही नागराज का भी सीना ऐसे ही चीरेगा बुलडॉग। ताकत का चलता फिरता तूफान बन चुका था बुलडॉग। उस विशाल काय जल्द दैत्य को ऐसे चीर डाला उसने जैसे कागज का बनाओ। अपने जिस मालिक का हुक्म तामील करने में लगा हुआ था बुलडॉग, वह शायद अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल सवाल का सामना कर रहा था। क्यों पापा, आखिर क्यों? आपकी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी तो मेरा गुरूर थे। आज आपको ऐसे एक अपराधी के वेश में देखकर मेरा गुरूर ही नहीं, हमारे रिश्ते पर मेरा अटूट विश्वास भी टूट गया। ऐसा ना बोल मेरी बच्ची। मुझे एक आम इंसान शंकर साहनी से अपराध का बेताज बादशाह शंकर शहनशाह बनाने वाली मेरी यही ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा है। मुझसे मेरा सब कुछ छीनने वाली तुम्हारी माँ को हम दोनों से हमेशा के लिए जुदा करने वाली मेरी सच्चाई है। पर पर माँ की मौत तो एक हादसा था। तुम्हारा सच वही रहे, यही रहे, मैं यही चाहता था। पर आज मेरे पास तुम्हें वास्तविक सच्चाई बताने के अलावा कोई चारा नहीं। तुम्हारी माँ मेरे फर्ज की शिकार हुई थी। राजनीति एक ऐसी गंदी दलदल है जो सच्चाई को निगलने में कोई रहम नहीं दिखाती। मेरी सच्चाई और ईमानदारी राजनीतिक गलियारों और इस गंदी दलदल के बने बड़े घड़ियालों को रास नहीं आ रही थी। मुझे सीधे मरवाने का खतरा कोई नेता नहीं ले सकता था। तुम उस तुम उस समय बोर्डिंग स्कूल में थी। मैं और तुम्हारी माँ छुट्टियां बिताने के लिए समुद्री यात्रा कर रहे थे जब वह भयानक घटना घटी। सांप, सांप, पूरे शिप पर अनगिनत सांप है। उफ, कैसी मुसीबत है ये। यह विपदा खुद नहीं आई बल्कि भेजी गई है संगीता, मुझे खत्म करने के लिए। वरना 20 समुद्रों में भला शिप पर सांपों का सैलाब कहां से आता। कुछ ही पलों में पूरा शिप कब्रिस्तान नजर आ रहा था। पूरे क्रू से लेकर कैप्टन तक सभी उन हत्यारे नागों का शिकार हो चुके थे। अब अथाह समुद्र के बीच दिशाहीन जहाज और उस पर हजारों जहरीले नागों से घिरे मैं और तेरी माँ। तुम डरो मत संगीता, तुम तक इनके जहरीले फन नहीं पहुंचने दूंगा मैं। था था था। लेकिन उन हत्यारों की संख्या मेरे हथियार की गोलियों से कहीं अधिक थी। जल्द ही उन्होंने मुझे और तुम्हारी माँ को अपना निशाना बना लिया। मौत मेरी भी मुकद्दर बनने पर तुली थी, पर मुझे तो हर कीमत पर जिंदगी अपने नसीब में चाहिए थी, क्योंकि मुझसे जुड़ा था तुम्हारा नसीब, तुम्हारा भविष्य। उफ संगीता, तुम्हें नहीं बचा पाया मैं, पर कसम है मुझे तुम्हारे हत्यारों को बहुत बुरी मौत दूंगा। नियति मेरी बच्ची, तुझे अनाथ नहीं होने दूंगा। जहर मेरे मस्तिष्क पर चढ़ रहा था। जहर से बोझिल मेरे डगमगाते कदम कब मुझे डेक के किनारे ले गए और कब मैं अथाह समुद्र के आगोश में समा गया, मैं नहीं जानता। शायद ये तेरा प्यार और तेरी माँ को दिए हुए वादे का ही करिश्मा था जो मैंने दोबारा अपने फेफड़ों में सांस भरी। कहाँ हूं मैं? बहुत ही अजीब सा गांव था वह, और बहुत ही अजीब से लोग। हरी आंखों वाले, चमकती हुई सांप जैसी चिकनी खाल वाले। दिमाग को आराम दो अजनबी। तुम हमें इस द्वीप के किनारे लहरों पर बहते हुए मिले थे। अनगिनत नागों का विष था तुम्हारे भीतर। यह कुदरत का करिश्मा ही है कि तुम जीवित बच गए। जब मैं कुछ स्वस्थ हुआ तब मुझे उस द्वीप के राजा के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। तुम्हारे सभ्य समाज के लिए इस द्वीप पर प्रवेश निषेध है अजनबी, परंतु हमारे हृदय ने गवारा नहीं किया कि हम एक असहाय निरीह मनुष्य को अपनी आंखों के सामने मरने दें। इसलिए हमने तुम्हारे प्राण बचाने के लिए आदेश दिए। जैसे ही तुम स्वस्थ हो जाओगे तुम्हें यह द्वीप छोड़कर जाना होगा और इस द्वीप से संबंधित सभी स्मृतियां तुम्हारे मस्तिष्क से मिटा दी जाएंगी। मैं आपका आभारी हूं महाराज। मैं खुद जल्द से जल्द वापस लौटना चाहता हूं महाराज। बहुत हिसाब चुकाने हैं मुझे। कुछ ही दिनों में मुझे पता चल गया कि वह जगह और भी कबीलेवासी इतने असामान्य क्यों लगते थे, क्योंकि वे इंसान थे ही नहीं। मेरे देखते ही देखते वे सॉरी मेरे देखते ही देखते वे इंसान से नाग बन गए। मैं इच्छाधारी नागों की जाति के बीच आ गया था। पिताश्री के आदेश के विरुद्ध हमें नाग रूप में नहीं आना चाहिए। नाग गया। उन्होंने ऐसा द्वीप पर आए अजनबी के कारण किया है विषप्रिय। फिलहाल वह अजनबी अपनी कुटिया में आराम कर रहा है। इस मिलन यामिनी को हमें उसकी वजह से व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इच्छाधारी नाग कपोल कहानी नहीं बल्कि हकीकत थे, तो फिर इनकी अद्भुत शक्तियों का वर्णन भी हकीकत होना चाहिए था। अपना अस्तित्व मुझसे छुपाने के लिए वे इंसानी रूप धरे हुए थे। मैं समझ गया कि किस्मत मुझे वहां मेरे उद्देश्य पूर्ति के लिए ही लेकर आई है।
मैं भी ऐसे ही अनजान बना रहा जैसे उनकी सच्चाई से अनभिज्ञ हूँ। वहां एक नाग मंदिर था जिसमें उस द्वीप का हर नाग जाता था, पर मेरा उस मंदिर में प्रवेश वर्जित था। क्षमा करें अजनबी, परंतु इस मंदिर में केवल द्वीपवासी ही प्रवेश कर सकते हैं। बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश यहाँ वर्जित है। उस मंदिर तक पहुंचने का दूसरा मार्ग तलाश लिया मैंने। मंदिर के ठीक पीछे स्थित उस पहाड़ी पर चढ़कर मैं मंदिर के ऊपर तक पहुंच गया। उस मंदिर में नाग देवी की विशालकाय मूर्ति थी, जिनके मस्तक पर एक अत्यंत तेजस्वी मणि थी। मणि के भीतर नाग इच्छाधारी रूप में उस मूर्ति का पूजन करते थे। वह उनकी आराध्य देवी थी। तुम्हारा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। तुम दोनों की मूर्खता से हमारा अस्तित्व खुलकर उस अजनबी के सामने आ सकता था। महाराज मणिराज का आदेश था कि जब तक वह अजनबी इस द्वीप पर है, कोई भी इच्छाधारी नागरूप धारण नहीं करेगा, किंतु तुमने राजज्ञा के विरुद्ध ऐसा किया। क्षमा करते हैं पुजारी बाबा, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। तुम महाराज के पुत्र ही नहीं, इस नागमणि द्वीप के युवराज भी हो विश्वप्रिय। हमें तुमसे इस लापरवाही की अपेक्षा नहीं थी। तुम जानते हो कि यदि मानवों को हमारे अस्तित्व का ज्ञान हो गया तो प्रलय आ जाएगी। आज यह मानव आया है, कल और आएंगे। इंसान स्वभाव से लोभी होते हैं। यदि उन्हें हमारी इच्छाधारी शक्तियों के स्रोत नागदेवी के मस्तक पर लगी इस मणि का पता चल गया तो वे इसे हासिल करने के लिए यहाँ रक्तपात मचा देंगे। यह तुम्हारी पहली और आखिरी भूल है, जिसे मैं क्षमा कर रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी अगली भूल इच्छाधारियों के विनाश का कारण बने। ऐसा कदापि नहीं होगा पुजारी बाबा, क्षमा कर दो। अब तुम जाओ यहाँ से। घोर आराधना का समय हो चला है। यदि इसमें विलंब हुआ तो इच्छाधारियों का सर्वनाश हो जाएगा। मेरा कौतूहल बढ़ रहा था, आखिर क्या भेद छुपा हुआ था वो बुड्ढा नाग पुजारी। उस नाग जोड़े के वहां से जाते ही बुड्ढे पुजारी ने अपने हाथ में थमे त्रिशूल को नाग देवी की मूर्ति के चरणों से स्पर्श कराया। ऐसा करते ही मूर्ति के ठीक नीचे एक गुप्त द्वार खुल गया। पुजारी उस गुप्त तहखाने में उतर गया। मैंने पहाड़ी पर मौजूद कुछ वृक्षों से मजबूत लताएं तोड़ी और उनके सहारे भीतर उतर गया। उस बुड्ढे पुजारी की आज्ञा के विरुद्ध कोई भी नाग यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता था। शायद इसलिए वह निश्चिंत था। उसकी इसी निश्चिंतता का फायदा उठाते हुए मैं उसके पीछे तहखाने में उतर गया। नाग देवी की मूर्ति के नीचे बने तहखाने में एक और विशालकाय मूर्ति थी। 3 फन वाले विशालकाय नाग की मूर्ति। उसकी कुंडली पर कुछ विशिष्ट वस्तुएं रखी हुई थी। पुजारी अपने काम में तल्लीन था, इस बात से अनभिज्ञ कि मैं उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हूँ। पूजन के दौरान बुड्ढा ना जाने क्या आरती या चालीसा पढ़ रहा था, जिसके शब्द पूरी तरह मेरे पल्ले नहीं पड़े, पर मुझे इतना समझ आ गया कि नाग देवी की यह बहुमूल्य धरोहर, जैसे हम इच्छाधारी तब से संभालते आए जब से पाताल लोग हमसे पृथक हुआ। नाग देवी की यह दंश लहरी बीन, जिसकी ध्वनि संसार के किसी भी नाग को सम्मोहित कर सकती है। यह वज्रनाद डमरू, जिसकी गूंज इच्छाधारियों के लिए देवाज्ञा है। कोई भी इच्छाधारी इस डमरू को बजाकर दिए गए आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता। यह हलाशूल त्रिशूल, जिसके सामने कोई भी इच्छाधारी नाग सर उठाने की हिमाकत नहीं कर सकता। नागकंठी, जिसे धारण करने वाले प्राणी पर नाग देवी की कृपा सदैव बनी रहती है। कोई भी नाग उसे डस नहीं सकता। सदियों से नाग देवी की यह धरोहर प्रतीक्षा कर रही है अपने सच्चे उत्तराधिकारी की, इच्छाधारियों के उस सर्वश्रेष्ठ तक्षक की, जो इच्छाधारियों के श्राप मुक्त कर उन्हें इस संसार से निकालकर पुनः उनके श्रेष्ठ स्थान पर नागलोक पहुंचाए। वहां मौजूद वे सभी वस्तुएं मुझे इच्छाधारियों का शहंशाह बना सकती थी। उस बुड्ढे पुजारी की वह महिमा सुनकर मेरे दिमाग में योजना कुलबलाने लगी। नफरत है मुझे नागों से। नागों ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। अब इन नागों को मैं अपने दुश्मनों की तबाही का हथियार बनाऊंगा। तेरा पूजा पाठ से प्रसन्न होकर भगवान ने साक्षात तुझे अपने पास बुला लिया है बुड्ढे। पूजन में तल्लीन बड़े बुड्ढे पुजारी को पता भी नहीं चला कब मैंने उसे दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया। इच्छाधारियों का भगवान बनने की सभी वस्तुएं मेरे कब्जे में थी। हालाहल, हलाशूल, वज्रनाद, दंश लहरी और नागकंठी के होते हुए इन सभी इच्छाधारियों को मुझे अपना भगवान मानने पर विवश होना पड़ेगा। उफ, पता नहीं यह उस पूजन में बड़े विघ्न के कारण नागदेवी का कोप था या किसी प्राकृतिक आपदा का प्रकोप। एकाएक पूरी धरती सूखे पत्ते की तरह कांपने लगी। उफ, लगता है भूकंप आ रहा है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, पर उससे पहले नाग देवी की यह मणि में मुझे अपने कब्जे में करनी होगी। वह जलजला उस द्वीप को समुद्र में गर्त कर देने पर उतारू था। यह भीषण भूकंप तो पूरे नागमणि द्वीप को समुद्र में डुबो देगा। भूकंप के कारण द्वीप को घेरी हुई चट्टानें भी अपनी जगह से खिसक रही हैं, जिनके नीचे को चलकर अनगिनत इच्छाधारी मर रहे हैं। नाग देवी हमसे रुष्ट हो गई हैं। अवश्य पुजारी बाबा के पूजन कार्य में कोई विघ्न पड़ा है। पूरे नागद्वीप पर कोहराम मचा हुआ था। चारों ओर लाशें ही लाशें। मंदिर से निकलते ही मैं भी उन लाशों में इजाफा करने लगा। वाकई उस नाग त्रिशूल के आगे कोई भी नाग नहीं टिक रहा था।
वह मानव नाग देवी के मंदिर से निकल रहा है। उसके पास देवी की धरोहर है। अवश्य यह विपदा इस दुष्ट मानव के कारण आई है। खत्म कर दो इसे। गौर से देख मणिराज, नाग देवी के इस त्रिशूल का सामना भला क्या करेंगे तेरे अदने इच्छाधारी। उफ, लगता है इसने मुझे और नाग्या को नागरूप धारते देख लिया था, अन्यथा इसे नाग शक्तियों की जानकारी कैसे होती। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नागदंश के तीसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।